हेलो स्टूडेंट्स। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी का अगला पार्ट आज स्टार्ट करते हैं, जिसको एन.एस. जुंग के द्वारा लिखा गया था। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे थे कि कैसे एक गार्बेज पिकर बच्चों के साथ, जो गार्बेज उठाने वाले बच्चों के साथ है, कैसे वो एन.एस. जुंग जो है इस संसार की रियलिटी को हमारे सामने ला रही है। तो उसमें एक साहिब नाम का लड़का था जिसका पूरा नाम साहिब आलम था। तो वो गार्बेज उठाता था, बट उसको ये पता नहीं था कि मेरे मीनिंग क्या है, मेरे नेम का मीनिंग क्या है। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते बढ़ते अब राइटर देखो आगे की कहानी बता रही हैं। इसमें कहती हैं, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंसेस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक विंटर की सुबह को मैंने देखा कि साहिब जो है खड़ा है एक दीवार, एक फेंस के सहारे, गेट के पास ऑफ द नीबरहुड क्लब। मेरे पड़ोस में ही कहीं एक क्लब था, उस क्लब में कोई गेम खेला जाता था। उसके दीवार के सहारे वो खड़ा होके वॉचिंग टू यंग मैन, वो देख रहा था दो लड़कों को, दो यंग मैन को, ड्रेस्ड इन वाइट, जो वाइट कलर की ड्रेस पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस। और वो क्या खेल रहे थे? टेनिस। दैट मीन जो एक क्लब था वो टेनिस का क्लब था। तो उसकी दीवार के सहारे खड़े होके वो उस टेनिस को देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो अपने आप से आँख भरते हुए कहता है कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। कंटेंट संतुष्ट हो जाना, टू वॉच देख कर, इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस इस चार दीवारी के पीछे खड़े होकर जब मैं इस टेनिस को देखता हूँ, इस गेम को देखता हूँ, तो मैं यहीं संतुष्ट हो जाता हूँ। क्योंकि वो एक गार्बेज पिकर है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा बेचारा कि इस गेम को खेल सके, तो वो देख कर ही खुश हो जाता है। ये वो यहाँ पर राइटर हमको बताना चाह रही हैं। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब कोई आसपास नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वो आगे बोलता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर हैं वो मुझे क्या करने देते हैं? लेट्स मी यूज़ द स्विंग, झूला है वहाँ पर, वो झूला मुझे यूज़ करने देते हैं। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस, यहाँ पर उसी साहिब की बात हो रही है। साहिब टू, साहिब भी, इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहिब ने भी टेनिस के शूज़ पहने हुए थे। दैट लुक्स स्ट्रेंज, वो बहुत अजीब से लग रहे थे। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, क्योंकि शूज़ तो टेनिस के थे, लेकिन जब उसके कपड़े थे, ओवर हिज, उसके कपड़े क्या थे? डिसकलर्ड, बहुत गंदे हुए थे। डिसकलर्ड जिसका शर्ट था, एंड शॉर्ट्स, शॉर्ट्स जिसको हाफ निक्कर कह सकते हैं, वो दोनों ही उसके बहुत गंदे हुए रहे थे, तो वो टेनिस के ड्रेस में मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन देते हुए उसने उसी मैनर में मुझसे कहा कि किसी ने मुझे दिए हैं ये चप्पल, यानी ये शूज़। द अफेक्ट क्या था? दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज, ये क्या थे? डिस्कार्ड किए हुए, फेंके हुए या छोड़े हुए शूज़ थे ऑफ सम रिच बॉय, किसी रिच बॉय के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर देम, हो सकता है शायद, परहैप्स का मतलब शायद, उसने रिफ्यूज़ कर दी हो, मना कर दिए हो उनको पहनने के लिए, बिकॉज ऑफ ए होल इन ऑफ देम, क्योंकि इनमें से एक में, इन दोनों शूज़ में से एक में कोई होल हो गया हो, तो होल की वजह से उन्होंने क्या कर दिया? इसको रिजेक्ट कर दिया। डज नॉट बोदर हिम, लेकिन वो होल उसको परेशान नहीं कर रहा है, यानी साहिब को कोई परेशानी नहीं है उस होल से। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक ऐसा लड़का जो बेयर फुट या नंगे पैर चलता हो, इवन शूज़ विथ अ होल, एक शूज अगर उसको मिल जाए, चाहे उसमें एक होल ही क्यों ना हो, इज ए ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए एक सपना पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज वॉचिंग, लेकिन जो गेम वो देख रहा था, सो इंटेंटली, बहुत ज़्यादा, यानी इंटेंट होके, उसमें डूब करके, इज आउट ऑफ हिज रीच, वो उसकी पहुंच से बाहर था। जिस गेम को वो देख रहा था वो उसकी पहुंच का था ही नहीं। दिस मॉर्निंग, अगला पैराग्राफ है, दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। अब अगली सुबह की बात राइटर बता रही हैं कि अगली सुबह क्या हुआ? साहिब इज ऑन हिज वे, अपने रास्ते पे जा रहा था साहिब, द मिल्क बूथ, किस तरफ जा रहा था? यानी दूध के बूथ की तरफ, जहाँ दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल,
डाउन द रोड ही सेज, वो कहता है कि मैं तो अब एक टी स्टेल, एक चाय की दुकान पे काम करता हूँ जो कि नीचे रोड के पास है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, किसी दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और मुझे पूरा खाना भी मिलता है। डज ही लाइक्स द जॉब, आई आस्क, क्या, मैंने पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी, उसके चेहरे को मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से वो जो केयर फ्री, जो आज़ादी की जो फीलिंग होती है, केयर फ्रीनेस जो होती है, वो गायब हो गई। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, जो स्टील का कंटेनर उसके पास था वो बहुत ज़्यादा भारी उसको महसूस हो रहा था। देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग की अपेक्षा ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जिसको वो अपने कंधे पर हमेशा बड़े हल्के से इधर उधर घुमाया करता था, क्योंकि जो भी वो जॉब करता था, चाहे गार्बेज ही पिकिंग करता हो, वो बड़ी आज़ादी से करता था, किसी के प्रेशर में, किसी के अंडर नहीं करता था। तो ये राइटर यहाँ पर बताना चाह रहा है कि अब उसके लिए वो बैग जो है वो ज़्यादा हल्का लग रहा है, ताकि यानी किसके कंपैरिजन में, इस स्टील के कंटेनर के कंपैरिजन में। यहाँ पर वेट से मतलब नहीं है राइटर का मतलब है उस जॉब का प्रेशर, ठीक है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज, ये बैग उसका ही है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, लेकिन कैनिस्टर तो आदमी का है जिसके दुकान में वो काम करता है। हु ओन्स द टी शॉप, जिसका वो मालिक है, यानी जिस मालिक की वो दुकान पे काम करता है, ये कंटेनर उसका था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहिब जो है अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, देखो बच्चों, अब अभी तक वो किसी और बच्चे की कहानी सुना रहे थे, अब वो किसी और बच्चे की कहानी है, वो भी गार्बेज पिकर, लेकिन थोड़ा बहुत उससे अलग उसकी कहानी है। अब उसके बारे में बता रही हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, वो कह रहा है कि मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, क्योंकि मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंस, वो बड़े ड्रॉप से कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट द कार्स, आई आस्क, तो मैंने पूछा, कहती हैं राइटर, कि क्या तुम जानते हो कारों के बारे में, यानी कार्स के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, उसने आंसर दिया, लुकिंग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था, इनटू माय आईज, यानी मेरी आंखों में आंखें डाल के वो बात कर रहा था। हिज ड्रीम लूम्स लाइक मिराज एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, उसके जो सपने थे वो लूम्स का मतलब होता है प्रतीत हो रहे थे, उसके सपने कैसे प्रतीत हो रहे थे, लाइक ए मिराज, मिराज का मतलब होता है एक मृग मरीचिका, ये होता है राजस्थान या रेतीले भूमि पर, कि कहीं पर आपको पानी का एक तालाब जैसा नज़र आता है, बट वो होता नहीं है, केवल एक आँखों का धोखा होता है, तो उसको मिराज कहते हैं इंग्लिश में। तो इसकी तरह उसका जो सपना है, यहाँ पर कवित्री हमको बता रही हैं, राइटर हमको बता रही हैं कि हिज ड्रीम, उसका जो सपना है वो लूम्स यानी लगता है लाइक ए मिराज, एक उस मृग मरीचिका की तरह, जो कि एमिट्स मीन्स मिडिल, बीच में हो, द डस्ट ऑफ द स्ट्रीट, उस गली के धूल के बीच में, दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जिस धूल ने उसके टाउन फिरोजाबाद को पूरी तरीके से फिल यानी भर रखा है, उस धूल भरे फिरोजाबाद के बीच में उसका ये सपना मृग मरीचिका की तरह लग रहा है, यानी पॉसिबल नहीं लग रहा है, राइटर ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, अपने बेंगल्स के लिए, यानी चूड़ियाँ बनाने के लिए। एवरी अदर फैमिली इन द फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, फिरोजाबाद की हर परिवार जो है वो एंगेज है किस में, बेंगल मेकिंग में, यानी चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ये जो फिरोजाबाद है ये सेंटर है, केंद्र है भारत का सीसा यानी ग्लास की चूड़ियाँ, सोने की जो शीशे की जो चूड़ियाँ बनाने वाली इंडस्ट्री है उसका सेंटर है, यहाँ सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनाई जाती है। वेयर फैमिलीज़ हैव, जहाँ पर फैमिलीज़ क्या करती हैं, स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेस, अपने जनरेशन कई पीढ़ियाँ निकाल देती है वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टी के चारों तरफ काम करते हुए, यानी पीढ़ियों से ही काम उनके फैमिली मेम्बर्स करते रहते हैं। वेल्डिंग ग्लास की वेल्डिंग करना यानी आपने देखा होगा वेल्डिंग की दुकानें होती हैं जहाँ पर लोहे की दो चीज़ों को आपस में जॉइंट किया जाता है, तो इसी तरीके से ग्लास को भी, जहाँ पर वो
बेंगल का जॉइंट होता है उसको वेल्ड किया जाता है। मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन्स इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि यानी मेकिंग वहाँ पर वो बनाते हैं बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन, ऐसा लगता है कि वो सभी औरतों के लिए वहीं बनते हैं। इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इसी लैंड पे सबके लिए चूड़ियाँ बनती हैं। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। अब राइटर यहाँ पर बता रहा है कि ये बच्चा कौन था जो कह रहा था कि मुझे कार चलानी है, तो वो था मुकेश। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, इन्हीं बेंगल मेकर्स के बीच में से मुकेश की फैमिली भी एक फैमिली है। नन ऑफ देम नोज दैट इट इज़ इलीगल, उनमें से कोई नहीं जानता कि ये इलीगल है क्या, फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम, कि उसकी तरीके के जो बच्चे हैं, उसकी उम्र के जो बच्चे हैं, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, उनसे यानी शीशे की फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है। विथ हाई टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ। इन डिंजी का मतलब होता है डर्टी प्लेस, यानी बहुत गंदा, छोटा और बहुत गंदा। सेल्स, उसको सेल की यहाँ पर यानी कंपेयर किया गया है। सेल एक छोटी सी कोठरी जैसी जो बहुत गंदी और बहुत अंधेरी है, उससे कंपेयर कर रहे हैं राइटर यहाँ पर। विदाउट एयर एंड लाइट, जिसमें हवा भी नहीं है और लाइट भी नहीं है, उजाला भी नहीं है। दैट द लॉ, जो कानून है, इफ़ एनफोर्स्ड, अगर उसको बताया जाए, उसको दिखाया जाए, कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो हो सकता है अगर कानून को बताया जाए तो वो 20,000 इन बच्चों को उस फर्नेस से बाहर निकाल सके। वेयर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ वो अपने दिन के सारे घंटों को ये कठिन परिश्रम करते हुए बिता देते हैं। स्लॉग देयर डे लाइट आवर, यानी दिन के सारे घंटों को कठिन परिश्रम में बिताते हैं। ऑफन लॉसिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज़, कभी कभी अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश की जो आंखें हैं वो चमक रही थी, मतलब वो स्वेच्छा से मुझे क्या करी, वॉलंटियर होता है अपनी मर्जी से टू टेक मी होम, मुझे अपने घर की तरफ ले जाने को कह रही थी। विच ही प्राउडली सेज, और वो बड़े प्राउड से कहता है, इज़ बीइंग रीबिल्ट, क्या कह रहा है कि ये घर जो हमारा नया घर है वो रीबिल्ट, दोबारा बनाया गया है, यानी नया बना हुआ है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो बड़े रौब से वो कहता है। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज, जब मुकेश ने मुझे ऑफ़र किया अपने घर चलने को, वी वॉक, तो हम चलने लगे, डाउन, नीचे की तरफ। स्टिंग मीन्स होता है गंदी बदबू आना, बहुत ज़्यादा डर्टी स्मेल आना। स्टिंगिंग लेन्स, उस बदबू भरी लेन्स में, उन गलियों में, चोक्ड, जो कि चोक हुई थी, यानी बंद हो चुकी थी, विद गार्बेज, यानी गार्बेज से भरी हुई थी। पास्ट होम्स, यानी पुराने घर, दैट रिमेन्स होल्स, जो कि अब लगभग टूटे फूटे से रह चुके थे। विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनकी टूटी फूटी सी दीवारें हैं। वॉबी डोर्स, हिलते डुलते दरवाजे हैं। नो विंडोज़, कोई खिड़कियां नहीं है। क्राउडेड विथ फैमिलीज़, परिवार उनमें भरे पड़े हैं, चाहे ऑफ ह्यूमंस कहो चाहे एनिमल्स के कहो। को एग्जिस्ट करना मीन्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना, एनिमल्स भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं। इन द प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल का मतलब होता है जो पुरा काल से, यानी आदि काल से, बहुत पुराने समय से, ठीक है, उतने पुराने समय के हैं वो। ही स्टॉप्स, वो रुकता है, एट द डोर, दरवाजे पर, ऑफ द वन सच हाउस, इसी तरीके का एक घर होता है, उसी घर के आगे वो रुकता है। बैंग्स, बजाता है, ए वॉबली आयरन डोर, एक हिलते डुलते लोहे के दरवाजे को बजाता है, विथ हिज फुट, अपने पैरों से। एंड पुश इट ओपन, और धक्का देके उसको खोलता है। ही एंटर्स ए हाफ बिल्ट शैक, वो यानी एंटर करता है एक आधे बने हुए घर की तरफ। शैक भी एक पुराना घर ही कहेंगे। इन वन पार्ट ऑफ इट, जिसके एक पार्ट में, एक हिस्से में, थैज्ड विथ डेड ग्रास, जिसको मतलब एक झोपड़पट्टी जैसी बनाई हुई है, जिसमें एक छोटा सा झुग्गी जैसी बनाई हुई है, यानी सूखी हुई घास से, उसकी बात कर रहा है। इज अ फायरवुड स्टोव, एक यानी लकड़ी लगी हुई एक स्टोव है, यानी चूल्हा है वहाँ पर कहो। ओवर विच, जिसके ऊपर, सिट्स अ लार्ज वेसल, जिसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल यानी बर्तन है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसके पालक के जो पत्ते हैं वो उबल रहे हैं उसमें। ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एल्यूमिनियम की प्लेट्स में, एक चौड़ी सी थालियाँ कहो, प्लेट कहो। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चॉप की गई हैं, काटी गई हैं, वो भी रखा हुआ है। ए फ्रेल यंग वुमेन, एक
फ्रेम यानी दुबली पतली सी यंग वुमेन, एक छोटी लड़की, इज कुकिंग द इवनिंग मील, वो शाम का खाना बना रही है फॉर होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए बना रही है। थ्रो आइज़, उसकी जो आँखें हैं उनसे फिल्ड विथ स्मोक, वो धुएं से भरी हुई हैं। सी स्माइल्स, उन धुएं भरी आंखों से वो स्माइल करती है। सी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, यानी ईयर्स में ज़्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, क्योंकि अब वो है, उसको एक बहू का सम्मान दिया जाता है उस परिवार में। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, या क्योंकि वो घर की डॉटर इन लॉ। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके पास 3 लोगों का चार्ज है, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। व्हेन द ओल्डर मैन एंटर, जब वो बूढ़ा आदमी यानी मुकेश के फादर जो एंटर करते हैं, सी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो टूटी हुई दीवार के पीछे जाके छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल होता है बच्चों घूंघट, तो वो खींच लेती है घूंघट को क्लोज़र टू हर फेस, अपने फेस के बहुत नीचे तक। एज कस्टम डिमांड्स, क्योंकि उनकी ऐसी कस्टम है, कस्टम होता है रीति रिवाज होना, क्योंकि उनका रीति रिवाज कुछ ऐसा ही है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, डॉटर इन लॉ को अपना फेस ढक के रखना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर को, जो मेल पर्सन है, बड़े मेल पर्सन के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिज्ड बैंगल मेकर, और इस प्रकार के केस में जो सबसे बड़ा पर्सन होता है वो सबसे बड़ा बैंगल मेकर होता है। इम्पोवरिज्ड मीन्स होता है गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब का हो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, बहुत ज़्यादा कई सालों के हार्ड लेबर के बाद भी, फर्स्ट एज ए टेलर, पहले टेलर के रूप में काम किया, देन बैंगल मेकर, फिर बैंगल मेकर के रूप में काम किया। ही हैज़ फेल्ड, लेकिन फिर भी फेल, वो असफल रहा, टू रिनोवेट ए हाउस, कि वो हाउस को रीबिल्ड कर सके, दोबारा बना सके, रिनोवेट कर सके, रिपेयर कर सकेगा हो, ठीक है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 बच्चों को स्कूल भेजने में भी वो फेल रहा, यानी उसके पापा न मुकेश को न उसके भाई को स्कूल नहीं भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज, वो एक ही चीज़ मैनेज करता था, इज टीज देम, उनको सिखाता था, व्हाट ही नो, जो वो जानता था। और क्या वो जानता था? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, केवल बैंगल बनाना जानता था, चूड़ियाँ बनाना जानता था, वही उसने उनको सिखाया था। इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर कहती हैं उनकी, मुकेश की, कि ये उनका कर्म है, ये उनका भाग्य है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने खुद के हस्बैंड को ब्लाइंड होते हुए देखा था। विद डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास बैंगल, जब ग्लास के बैंगल को पॉलिश किया जाता है, उस धूल से अपने हस्बैंड को उसने अंधा होते हुए देखा है। वो बोली, कैन अ गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या कभी भगवान के द्वारा जो हमारा वंशानुगत चीज़ है वो कभी तोड़ा जा सकता है? ये तो हमारी वंश परंपरा है, कहो ऐसा ही होता है, कहने का है। सी इम्प्लाइज, वो इशारा करती है, बॉर्न द कासल ऑफ बैंगल मेकर, क्योंकि इस बैंगल मेकर के घरों में, इस कास्ट में अगर पैदा हुए तो ऐसा ही होगा। दे हैव शीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स, केवल चूड़ियाँ देखी। इन द हाउस, घरों में चूड़ियाँ हैं। इन द यार्ड, आंगन में चूड़ियाँ हैं। एवरी अदर हाउस, हर घर में चूड़ी है। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर गली में फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हैं। आगे देखते हैं बच्चों। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, यानी स्पाइरल होता है सर्प के आकार का, सांप के आकार का, यानी गोल गोल घुमा हुआ, जैसी चूड़ियाँ होती हैं। सनी गोल्ड, गोल्डन, गोल्डन कलर की, सुनहरे कलर की। पैडी ग्रीन, धान की तरह हरे रंग की। रॉयल ब्लू, शाही नीले रंग की। पिंक कलर की, पर्पल कलर की। एवरी कलर, हर कलर की। बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर, 7 कलर जो भी ऑफ द रेनबो, रेनबो में होते हैं, हर कलर की चूड़ियाँ। लाई इन द माउंट्स, माउंट्स मीन्स होता है हीप, ढेर, जो कि ढेरों में पड़ी हुई है। इन द अनकैम्प्ड यार्ड, अनकैम्प्ड का मतलब जो यानी डर्टी है, अनटाइडी है ना, बिखरा हुआ है। उस आंगन में जो हीप लगे हुए हैं वो चूड़ियाँ हैं। आर पाइल्ड ऑन, पाइल्ड में ढेर लगा हुआ है। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, हाथ से जो गाड़ियाँ ले जाई जाती हैं उन पर, यानी जो 4 व्हीलर उनके पास हैंड कार्ट्स है उनके ऊपर ढेर लगा हुआ है। पुश्ड बाय यंग मैन, जिनको यानी यंग मैन के द्वारा पुश किया जाता है। अलोंग द नैरो लेन्स, इन पतली सी गलियों के बीच से। ऑफ द सेंटी टाउन, जहाँ वो जो कस्बे में वो बेचते हैं वहाँ तक। एंड इन द डार्क हट मेंट्स, इन अंधेरी हटमेंट में, यानी इन झोपड़ियों में, इन घरों में कहो। नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स
ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प। तो क्या हो रहा है उस अंधेरे में, नेक्स्ट टू द लाइन्स फ्लेम, यानी जहाँ पर वो एक अंधेरा सा कमरा है उसमें कहीं पर फ्लेम यानी एक लौ जल रही है, एक दिया जल रहा है या कहो एक लैंप जल रहा है, उस लैंप के ठीक सामने यानी दूसरी तरफ फ्लिकरिंग यानी टिमटिमा रहा है एक ऑयल लैंप, एक ऑयल का तेल का लैंप, सिड बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर। तो वहाँ बॉयज़ भी बैठे हैं, गर्ल्स भी बैठी हैं, अब उनके फादर भी बैठे हैं, मदर्स भी बैठी है, वेल्डिंग, वो वेल्डिंग कर रहे हैं पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बेंगल, यानी जो स्विस ग्लास के पीस हैं उनको सर्कल बना के बेंगल बना रही हैं यानी चूड़ियाँ बना रही हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें जो हैं उजाले से ज़्यादा अंधेरे के प्रति ज़्यादा एडजस्ट कर लेती हैं, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की लाइट से ज़्यादा अंधेरे को ज़्यादा पसंद करती हैं। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आई साइट, इसीलिए तो वो अपने लॉस यानी खो देती हैं देयर आई साइट, अपनी आँखों की रोशनी, बिफोर दे बिकम एडल्ट, यानी एडल्ट होने से पहले ही वो अपने आँखों की रोशनी को खो देते हैं। जो बच्चे, जिन बच्चों की वो बात कर रही हैं कि उसी गली में कहीं सविता, अब बता रही है कि किसके बारे में बात कर रही है। सविता एक लड़की है, यंग गर्ल इन द ड्रैप पिंक ड्रेस, जो कि एक गंदे पीले पिंक कलर के ड्रेस में सिट्स बैठी हुई है, अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बहुत ही एल्डर यानी बूढ़ी औरत के बगल में बैठी हुई है सविता, सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग का मतलब है वही वेल्डिंग करना यानी टाका लगाना कहो उनकी लैंग्वेज में, पीसेज ऑफ ग्लास उन यानी ग्लास के पीसों में। एज हर हैंड मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग ऑफ द मशीन, उसके हाथ जो है मशीन की तरह, मशीन के चिमटे की तरह काम कर रही है, फटाफट काम कर रही हैं। आई वंडर इफ़ सी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स सी हेल्प्स मेक, मैं वंडर यानी मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या वो लड़की इन बेंगल्स की सैंक्टिटी का मतलब है इन पवित्रता, इन बेंगल्स की पवित्रता को जानती है। सी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में वो हेल्प कर रही है। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वोमेन सुहाग, ये इंडियन वोमेन के सुहाग को सिम्बोलाइज करता है यानी उसका प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ, ऑस्पिशियस होता है शुभ यानी उसके सौभाग्य का प्रतीक है। इन द मैरिज, क्योंकि वो शादीशुदा होने का सौभाग्य है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, यानी एक दिन अचानक जो है क्या होगा उसके ऊपर, यानी उसके सामने ये दिन आ जाएगा। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, जब लाल कलर के वेल यानी घूंघट से उसको कवर कर दिया जाएगा। हर हैंड ड्राइड, उसके हाथों को रंग दिया जाएगा रेड कलर से, विथ हेना यानी मेहंदी से, एंड रेड बेंगल्स और लाल रंग की चूड़ियाँ रोल्ड इन टू हर रिस्ट, उसकी कलाई में डाल दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो एक ब्राइड यानी एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, जो कि उस बूढ़ी औरत की जगह की तरह जो उसके बगल में बैठी हुई है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो भी यानी वो वो बूढ़ी औरत भी कई सालों पहले ऐसी ही रही होगी। सी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उस बूढ़ी औरत के हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन आँखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वो बूढ़ी औरत कह रही है कि एक बार भी हमने कभी भरपेट खाना नहीं खाया। इन अ वॉइस, एक ऐसी आवाज़ में, ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें जॉय था ही नहीं, खुशी थी नहीं। सी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, अपनी पूरी लाइफ में उन्होंने कभी पेट भर खाना ही नहीं खाया। दैट्स व्हाट सी हैज़ रीप्ड, यानी यही उसका भाग्य था। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ अ फ्लोइंग बियर्ड, उसका जो हस्बैंड था बूढ़ा सा, जिसकी बियर्ड यानी दाढ़ी को हवा में उड़ रही थी, वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल, मैं कुछ नहीं जानता बेंगल के सिवा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं एक ही चीज़ किया कि अपनी फैमिली के लिए मैंने घर बना दिया बस। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन दियर लाइफ, उसको सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ही हैज़ अचीव्ड, उसने कुछ ऐसा अचीव किया था विच वट मैनी हैव फेल्ड टू दियर लाइफ, जो कि कुछ लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी भर कर पाना मुश्किल था। और वो क्या था? ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कि उसने अपने सर के ऊपर एक छत बना ली थी। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी
ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी होम। ये जो क्राई थी, ये जो आवाज़ थी, ये जो दर्द था, जो कवियत्री यहाँ पर बता रही हैं, नॉट हैविंग मनी, किस चीज़ का, पैसा न होने का, और डू एनी थिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन बिजनेस में, बैंगल मेकिंग का ही जो बिज़नेस है उसको आगे बढ़ाने के सिवा, नॉट इवन इनफ टू ईट, खाना पूरा न खाने का, रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में बसता है। यानी ये जो क्राई है ये हर घर में होती है, ये इतनी चीज़ों की। द यंग मैन इको, इस यंग मैन का जो इको है यानी जो साउंड है, द लेमेंट जो उसका विलाप है, ऑफ देयर एल्डर, अपने बड़े लोगों के प्रति। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ बहुत कम बदलाव आया, कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है, इन द फिरोजाबाद ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव। ऐसा लगता है कि सालों से जो माइंड है उनमें जो टॉयल, उनका जो कठिन परिश्रम है, यानी जो बैंगल मेकिंग का जो काम है, उस बैंगल मेकिंग के काम ने क्या कर दिया है, किल्ड कर दिया है, मार दिया है ऑल द इनिशिएटिव, उन बच्चों का इनिशिएटिव लेना, किसी चीज़ को नया कोई चीज़ करने का जो उनका जज्बा होता है, द एबिलिटी टू ड्रीम, सपना देखने का जो यानी जो एबिलिटी होती है, वो सब क्या कर दिया है, किल कर दिया, मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइजेज यूर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। तो राइटर कह रही हैं, आई आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, उन लोगों के यंग मैन के ग्रुप से मैंने कहा कि तुम अपना कोई कोऑपरेटिव यानी अपना खुद का ग्रुप क्यों नहीं बनाते, अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते, हु हैव फॉलन इनटू द वाइशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। तो वो कह रहे हैं कि जो इन बुरे, वाइशियस मीन्स होता है वाइस यानी बुराई, जो इन बुरे लोगों के मिडिल मैन, जो बिचौलिए लोग होते हैं, क्योंकि वो चूड़ियाँ बनाते हैं तो बहुत ही सस्ते में बेच देते हैं, जो बिचौलिए जो हैं पूरा फ़ायदा वो खा जाते हैं। तो क्यों पड़े हो, तो राइटर कह रहा है कि इन बिचौलियों के बीच में क्यों पड़े हो, हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर, तुम्हारे फादर भी तुम्हारे फोर फादर भी इन्हीं के हाथों में चुंगल में फंसे हुए हैं, क्यों नहीं अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो भी ऐसा करेगा पुलिस के द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाएगा, बिटन, पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, जेल में ले जाया जाएगा, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्योंकि हम अगर ऐसा कुछ इलीगल काम करते हैं तो। दे से वो कहने लगे, यानी जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात करी तो ये बताने लगे, देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, क्योंकि उनके बीच में कोई लीडर नहीं था, नो वन, कोई भी नहीं, हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो उनको बता सके कि किसी भी चीज़ को कई तरीक़ों से सही किया जा सकता है। देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर भी उतने ही थके हुए थे जितने कि वो बच्चे। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल, वो लगातार बातें करते रहते थे अपनी, वही मतलब जो एक ही तरीके की बातें घूमती रहती थी, स्पाइरल होती रहती थी, गोल गोल घूमती रहती थी। दैट मूव्स फ्रॉम पोवर्टी टू अपैथी, और वो क्या थी, गरीबी, अपैथी यानी घृणा, ग्रीड टू इनजस्टिस, और इनजस्टिस अन्याय के लिए जो घृणा थी। लिसन टू देम, नहीं, लिसनिंग टू देम आई सी, उनको सुनने के बाद मैंने देखा, टू डिस्टिंक्ट वर्ड, दो संसार मैंने देखे। यहाँ पर कवित्री अब समअप कर रही हैं, कह रही कि मैंने दो तरीके के संसार देखे। वन द फैमिली, एक वो परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जाल में फंसा है। बर्डनड यानी उसमें बोझ दिया गया है। बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स होता कलंक या दाग कहो, स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एक दाग जो कि इस जाति में पैदा होने का उन पर लगा हुआ है, यानी एक वो गरीब परिवार हो गया। द अदर, और दूसरा, अ वाइसियस सर्किल, एक वो बुराई का ऐसा चक्रव्यूह ऑफ द साहूकार, वो किन किन लोगों का चक्रव्यूह है, साहूकारों का, द मिडिल मैन उन बिचौलियों का, द पुलिस मैन उन पुलिस का, द कीपर ऑफ लॉ जो कि कानून के रखवाले हैं, द ब्यूरोक्रेट्स जो कि सेठ लोग हैं, धनी लोग हैं, एंड द पॉलिटिशियन और जो नेता लोग हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट कैन नॉट पुट डाउन, उन सभी लोगों ने ये जो भार है, यानी ये जो जितना भी बताया गया है कवि के द्वारा, वो ज़बरदस्ती उन पर लाद दिया है कि वो उसको कभी हटा ना पाएँ। बिफोर ही इज़ अवेयर, इससे पहले कि वो बच्चे अवेयर हो पाते, वो लोग जागरूक हो पाते, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं इतनी नेचुरल तरीके से, एज इज़ फादर, जितने नेचुरल तरीके से उनके फादर लोगों ने किया है। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, क्योंकि कुछ और करने के लिए उनको हिम्मत की ज़रूरत है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उन लोगों का काम नहीं है, यानी वो लोग नहीं करते हैं ऐसा कुछ काम। व्हेन आई
सेंस अ फ्लैश ऑन ऑफ इट इन मुकेश। जब मैंने इस तरीके का जो इनिशिएटिव मुकेश में देखा, आई एम चीयर्ड, मैं बड़ी खुश हुई, कह रही है। क्योंकि मुकेश क्या कह रहा है कि मैं कार चलाऊंगा, तो बिल्कुल अलग बात कर रहा है बेंगल मेकिंग से। इसीलिए कवित्री कहती है कि मैं बड़ी खुश हुई इस चीज़ को सुन देख कर। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो दोबारा से कहता है, यानी मुकेश दोबारा से कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज में जाएगा और सीखेगा। बट द गैरेज इज़ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन उसके घर से गैरेज बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, फिर भी कहता है कि मैं वॉक करके जाऊँगा, चल के जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, ही, तो मैंने ये पूछा, कह रही कवित्री, क्या तुम सपना देखते हो कि प्लेन चलाने का, एरोप्लेन चलाने का। ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो गया। नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और ज़मीन की तरफ देख के घूरने लगा ज़मीन को। इन हिज स्मॉल मरमर, अपने स्मॉल से मरमर, अपनी बड़बड़ाहट में। देयर इज एन एम्बेरसमेंट, वो एक शर्म थी उसके चेहरे पर। दैट हैज़ नॉट यर टर्न इन टू रिग्रेट, एक शर्म तो थी लेकिन वो शर्म अभी रिग्रेट में, पछतावे में तब्दील नहीं हुई थी। क्योंकि देखा आपने स्टार्टिंग में कवित्री ने क्या कहा था कि वो क्या चलाना चाहता है, यानी कार चलाना सीखना चाहता है, और वो आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। बट प्लेन चलाने की बात सुनकर उसकी आंखें नीचे हो जाती हैं। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो इतने में ही संतुष्ट है कि वो कार चलाना सीखेगा। ड्रीम ऑफ कार्स, सपनों के, कार के सपने में ही वो संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि वो क्या सपना देखता है कि वो इन गलियों में, स्ट्रीट में, इन कस्बे में वो अपनी कार को चलाएगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। और यहाँ पर कवित्री कहती है कि फिरोजाबाद के उस एरिया के ऊपर एरोप्लेन ही बहुत कम उड़ते हैं, तो वो कहाँ से उसके बारे में सीखेगा। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रेंड्स। तो यहीं तक ये चैप्टर फिनिश होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इसी तरीके से बने रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर चैनल अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।